क्लास 8 साइंस फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए ये साथ में क्लास चलेगी, लेकिन यहाँ पर सामने आपके सामने ये चैप्टर जो है इंग्लिश में ही आएगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं यहीं पर हिंदी में आपको बताता रहूंगा कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है, हिंदी में क्या है, और आपने अपनी बुक में साथ में देखते रहना है। ओके राहुल, ठीक है? तो चैप्टर सेम ही है दोनों लैंग्वेजेस में, लैंग्वेज का ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा ही साथ साथ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हिंदी में आपको बताना ही पड़ेगा, तभी ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। 2 टॉपिक्स हैं यहाँ, क्रॉप प्रोडक्शन फसल उत्पादन और दूसरा मैनेजमेंट प्रबंध। तो फसल का उत्पादन कैसे होता है, क्रॉप प्रोड्यूस कैसे की जाती है, और उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसका प्रबंध कैसे करते हैं, वो हमने देखना है। तो फर्स्ट वर्ड जो आता है यहाँ पर वो ये आता है कि ये क्रॉप क्या चीज है, फसल क्या होता है, फसल। आप बताओ, आपको क्या लगता है क्रॉप क्या है, फसल? कुछ नहीं पता? खेती बाड़ी की है कि नहीं की है, देखा है कि नहीं देखा है? आपके घर वाले तो करते ही होंगे। यस सर। हाँ तो बताओ क्रॉप क्या होता है, फसल क्या होता है? क्या उगाते हैं आप खेतों में, क्या उगाते हैं फील्ड्स में? प्लांट से उगाते हैं ना, प्लांट से उगाते हैं ना। लेकिन एक खेत जो होता है, जितना भी पूरा खेत है, उसमें एक ही तरह के प्लांट्स होते हैं कि अलग अलग टाइप के होते हैं? एक पूरे खेत में एक ही तरह के प्लांट्स आप लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तब उसे हम क्रॉप कह देते हैं, फसल कह देते हैं। जब एक एक एरिया है उसके अंदर हम एक ही टाइप के प्लांट्स को उगाते हैं, एक ही टाइप के पौधों को लगाते हैं, तो उसे हम फसल कह देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यही आ जाता है कि प्लांट्स के क्रॉप क्या है। तो क्रॉप क्या है, सबसे पहले यही आ जाता है यहाँ पर। फसल क्या है वो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale it is called a crop। क्रॉप क्या है, plants of same kind are cultivated at one place on a large scale is called a crop। हिंदी में लिखा है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। तो एक ही टाइप के पौधे आ रहे हैं, एक ही प्रकार के पौधे आ रहे हैं, उनको एक बड़े एरिया में, एक लार्ज स्केल में, बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। आरती आप सामने देखो, आपकी तो बुक सामने यहाँ पर आ रही है, इसमें देखते रहो, और बाद में ये जो भी मार्किंग वगैरह है इसको मैं शेयर करूंगा आपके साथ, तब आप उसको देख लेना और वहां से आप नोट कर सकते हो इसको। अभी आप सिर्फ यहाँ से इसको अंडरस्टैंड करो। तो क्रॉप है बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर, एक एरिया, फिक्स्ड एरिया है, उसके अंदर एक ही टाइप के पौधे उगा रहे हैं हम। एक खेत होता है तो उसमें हम एक ही टाइप के पौधे उगाते हैं। जैसे अगर हम बात करूं मैं गेहूं के खेत की, तो उसमें क्या होगा, एक ही टाइप के पौधे होंगे ना। कौन से? गेहूं के पौधे। तो गेहूं के पौधे हैं वो, तो उसे हम तो वो क्रॉप बन गई, गेहूं की फसल बन गई। तो गेहूं के पौधे उगाए हुए हैं पूरे में, वीट की क्रॉप उगाई हुई है, वीट के प्लांट्स उगाए हुए हैं बहुत सारे, तो वो वीट की क्रॉप हो गई, उसे गेहूं की फसल कह देंगे हम। तो ये है क्रॉप। तो यहीं से ये चैप्टर की शुरुआत होती है, क्रॉप से। अब यहाँ पर चैप्टर का जो नेम था उसका फर्स्ट पार्ट था क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोड्यूस कैसे की जाती है। तो उसके जो भी स्टेप्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो अगर आपने खेती बाड़ी का काम देखा हो ना, तो वहीं से आपको पूरा हर एक प्रोसेस, हर एक स्टेप जो है उसका आपको पता होगा कि क्या क्या चीजें की जाती हैं। तो वही यहाँ पर स्टेप्स आएंगे। खेती बाड़ी को
एग्रीकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं, कृषि पद्धतियां कहते हैं, कृषि खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर। तो वही यहाँ पर ये टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और इसमें ही हमने अलग अलग स्टेप्स क्या हैं वो देखने हैं। तो क्या स्टेप्स होते हैं, डायरेक्ट उन पर आ जाते हैं। तो वो स्टेप्स हैं यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टेप्स हैं। क्या क्या है? सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना, सॉइल को प्रिपेयर करना, मिट्टी तैयार करना। तो सबसे पहले जब आप खेती बाड़ी करनी होती है उसके लिए सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। इसको डिटेल में हमने यही पूरे चैप्टर में यही 7 स्टेप्स हैं बस, और कुछ नहीं है। इस पूरे चैप्टर का पूरा डिटेल जो आपका यहाँ पर समरी दी हुई है, एक तरीके से सारांश दिया हुआ है ये सामने 7 पॉइंट्स में। इस पूरे चैप्टर में यही 7 पॉइंट्स हमने देखने हैं। इसमें फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड है सोइंग, सोइंग मतलब बुआई, बीज लगाना। उसके बाद थर्ड स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक डालना खेतों में। खाद डालते हैं हम, उर्वरक फर्टिलाइजर्स डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स। उसके बाद इरिगेशन, सिंचाई, पानी डालना। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से सुरक्षा, वीड्स जो एक्स्ट्रा पौधे उग जाते हैं, घास वगैरह उग जाती है खेत में तो उसको हटाना, वो आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग, जब फसल आपकी पक गई तो उसको आप काटते हैं तो वो हार्वेस्टिंग में आता है, कटाई बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद स्टोरेज, भंडारण, उसको इकट्ठा करके एक जगह रखा जाता है तो स्टोरेज यहाँ पर आता है। तो जो मैनेजमेंट वाला जो पॉइंट है चैप्टर के नेम में, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में वो ये पॉइंट आ जाता है स्टोरेज वाला, कि फसल जब आपकी कट गई तो उसको आपको संभाल के स्टोर करके रखना होता है ताकि पूरा साल भर वो पूरे जितने भी पॉपुलेशन है उसके लिए वो काम आती रहे। हम सिर्फ अपनी बात करें तो हमारे परिवार के काम आए, लेकिन जो खेती बाड़ी की जाती है सिर्फ अपने लिए नहीं की जाती। जो फार्मर्स खेतों में जो भी उगाते हैं वो पूरी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के काम आता है, पूरे दुनिया के लोगों के काम आता है। तो पूरे साल भर, अब जैसे हम अगर गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, तो सिर्फ वो ऐसा तो है नहीं कि एक महीने में अगर मान लो इकट्ठा कर लिया तो वो एक महीने ही चलाना है, वो तो पूरा साल चलाना है, क्योंकि साल में एक बार उगाया जाएगा। तो पूरे साल भर अगर उसको चलाना है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए चलाना है, तो उसको ढंग से उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वो ये लास्ट पॉइंट आएगा, स्टोरेज। तो पूरे चैप्टर में हमने सिर्फ इनकी बात करनी है, यही 7 स्टेप्स हैं जिससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा चैप्टर है। ओके, लेकिन इस पर आने से पहले यहाँ लेफ्ट साइड में देखो हमारे पास ये हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फसलों के प्रकार हैं ये। तो फसलें 2 प्रकार की होती हैं उनके मौसम के हिसाब से। मेनली हम 2 टाइप्स की क्रॉप्स में इनको बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ये क्रॉप्स हैं खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, खरीफ फसलें और रबी फसलें। तो ये दिया हुआ है साफ साफ, आपको क्वेश्चन भी आएगा इसमें कि खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं, किसे कहते हैं, और रबी क्रॉप्स कौन सी हैं और किन्हें कहते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स क्या हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, जो रेनी सीजन्स में उगाई जाती हैं, वर्षा ऋतु में, बरसात के टाइम में जिन्हें उगाए जाते हैं, तो वो खरीफ क्रॉप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बताओ, कुछ के नाम बताओ। बारिश के टाइम में, बारिश के टाइम में क्यों उगाई जाती होंगी? मतलब इनको ज्यादा पानी की जरूरत होगी। तो खेतों में पानी कब भरा होता है, उस टाइम जब पानी भरा होता है उस टाइम कौन सी फसल उगाते हो आप लोग, वो बताओ जरा। सर धान। धान लगाते हो। धान। तो धान, पैडी, धान पैडी कहते हैं इंग्लिश में। तो वो आप खरीफ क्रॉप है, वो आप रेनी सीजन में उगाते हो। तो इस तरह की उस टाइम उस मौसम में जो भी क्रॉप्स उगाई जाती हैं उसे हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, खरीफ फसलें कहते हैं। ठीक है, ये खरीफ और रबी जो है ना, ये अरेबिक लैंग्वेज है, कोई उसके वर्ड्स हैं, ये शायद फारसी लैंग्वेज है या अरबी फारसी ऐसे कोई लैंग्वेज है, वहां से आए हैं ये। तो उर्दू से मिलती जुलती लैंग्वेज होती है, वहां से ये वर्ड्स आए हैं। तो ये वर्ड्स ऐसे ही यूज होते हैं, रबी और खरीफ। ये हिंदी के वर्ड नहीं है, ना इंग्लिश के वर्ड है, ठीक है, लेकिन नाम यही रखे गए हैं। रेनी सीजन में जो भी उगाई जाती हैं वर्षा ऋतु में फसलें, उनको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, खरीफ फसलें कहते हैं। तो ये सीजन इंडिया में कब से कब तक चलता है, तो उसका यहाँ पर दिया हुआ है, जून से सितंबर के बीच। तो इस दौरान इसको उगाया जाता है। उसके कुछ एग्जांपल्स ये हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये खरीफ फसलें हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं।
धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास वगैरह। तो ये इस मौसम में उगाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रबी क्रॉप्स, रबी फसलें। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो विंटर सीजन में सर्दियों में उगाई जाती हैं, मतलब अक्टूबर से मार्च, इन्हें हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। अब आप सोचो विंटर सीजन में कौन सी उगाते हो आप? विंटर सीजन में कौन सी लगाते हो? गेहूं। गेहूं, वीट। जो आप यहाँ का अगर हिमाचल की बात करें तो कॉमन एग्जांपल इसका ये है, वीट, गेहूं। ठीक है, तो ज्यादातर यही हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसके अलावा ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड, ये भी हैं, ये भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। ग्राम मीन्स चना, पी मटर, मस्टर्ड सरसों, लिंसीड अलसी, अलसी, अलसी का तेल भी बनता है, अली कह देते हैं यहाँ हम कॉमन लैंग्वेज में। तो ये सारी रबी क्रॉप्स हैं। ओके, यस सर। क्लियर है? ये दोनों डिफरेंसेस भी याद रखने हैं, इनका डिफरेंस भी पूछा जाता है, रबी एंड खरीफ में डिफरेंस बताओ। तो रबी जो है ये आपका विंटर सीजन में उगाई जा रही हैं, इनको हम ग्रो कर रहे हैं विंटर सीजन में, सर्दियों में, शीत ऋतु में। और खरीफ रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में। इनका टाइम अब क्या होता है वो आप मंथ्स भी बता सकते हो कि खरीफ जो है ये आपकी जून से सितंबर के बीच चलता है मौसम इसका, और रबी का अक्टूबर टू मार्च चलता है। फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। खरीफ के एग्जाम्पल्स हैं पैडी, मेज, ये सारे, मक्का और धान वगैरह। और रबी क्रॉप में आपके वीट, ग्राम, पी, सोयाबीन, ये सारे आ गए। सोयाबीन में सॉरी, मस्टर्ड, लिंसीड, ये आ गए। तो ये आपको डेफिनेशंस भी और इनके एग्जाम्पल्स भी ये लर्न होने चाहिए। तो ये था यहाँ पर क्रॉप के बारे में। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है यहाँ पर ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो हम 7 स्टेप्स की बात कर रहे हैं। तो इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट इसमें था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना। तो वो यहाँ पर ये फर्स्ट टॉपिक आ गया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल कैसे तैयार करते हैं आप लोग ही बताओ। पुरानी फसल आपने काट ली, अब नई फसल के लिए मिट्टी तैयार करनी है, न्यू क्रॉप आपने जो भी ग्रो करनी है उसमें, तो उसके लिए मिट्टी तैयार करनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग खेतों में? ये सारा आपसे रिलेटेड है, क्योंकि शहरों के जो बच्चे होते हैं उन्होंने देखा नहीं होता ये सारी चीजें, इसलिए बुक में डाला है। लेकिन आपने तो ये सारा का सारा खेत में जाकर देखा हुआ है, तो इसको वैसे लर्न नहीं करना है, वैसे याद नहीं करना कि बुक में क्या लिखा था, वैसे देखना है कि हम खेत में जाकर क्या करते हैं। तो वैसे आप बताओ, मिट्टी कैसे तैयार करते हो आप? सर खुदाई। हाँ, खुदाई वगैरह करते हो उसकी, उसमें जो भी घास वगैरह होती है वो आप हटाते हो, है ना? उसमें जो मोटे मोटे टुकड़े वगैरह होते हैं मिट्टी के, उसको तोड़ के आप उसको बारीक करते हो। तो वो सारा यहाँ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आता है। ठीक है, वही सारा यहाँ पर दिया हुआ है। ये डिटेल में मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, आपने खुद इसको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो मिट्टी तैयार करने के लिए प्रोसेस जो आता है कि हम इस मिट्टी को ढीला करते हैं, बारीक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसको हम यहाँ पर उस प्रोसेस को कहते हैं टिलिंग या प्लोइंग। मिट्टी को लूज करना, उसको टर्न करना, उलटना पलटना, पोला करना, बारीक करना, उसको हम कहते हैं टिलिंग और प्लोइंग। इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं जुताई। जुताई लिखा हुआ है आपकी बुक में, ये जुताई। ओके, उसके लिए कुछ इंप्लीमेंट्स का यूज करते हैं, कुछ उपकरणों का हम इस्तेमाल करते हैं जुताई के लिए। कॉमन जो है वो ये है, क्या कहते हैं इसे? प्लो, हल। हल चलाते हैं ना खेतों में, तो क्यों चलाते हैं? ताकि मिट्टी Yes, जो है sir. वो हम ढीली कर दें उस मिट्टी को, ताकि बीज उसमें आराम से उग सके। ठीक है, क्योंकि मिट्टी सख्त हो चुकी होती है, पिछली फसल जब उगाई आपने उससे वो सख्त हो चुकी होती है, तो उसको ढीला करना पड़ता है ताकि उसमें बीज आराम से डाल सकें, वो आराम से उसमें उसकी जड़ें फैल सकें। तो उसके लिए हम हल का इस्तेमाल करते हैं, प्लो। उसके अलावा हम कुदाली का भी इस्तेमाल करते हैं। कुदाली भी पता है ना? Yes, sir. तो कुदाली का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए यहाँ पर इंग्लिश में वर्ड है हो।
ये भी एक सिंपल सा टूल है जिससे हम मिट्टी को करते हैं लूज। तो हो का एक यहाँ पर ये डायग्राम भी दिया हुआ है इस तरह का। तो ये एक एडवांस टाइप की दी हुई है। आप सिंपल कुदाली जो आपने घरों में इस्तेमाल करते हैं आप लोग अपने खेतों में, वो उसका भी डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं। तो वो भी क्या है, उससे भी हमने मिट्टी को खोदना है, बस उसको मिट्टी को लूज करना है, उसको टर्न करना है, तो ये यूज करते हैं। इसके अलावा एक एडवांस्ड मशीन का जो यूज करते हैं उसे हम कहते हैं कल्टीवेटर। हिंदी में भी कल्टीवेटर ही लिखा है इसको। कल्टीवेटर क्या होता है, आगे एक ट्रैक्टर लगा है, लेकिन इसे नहीं कल्टीवेटर कहते हैं, आगे तो ये एक बस उसको चलाने के लिए एक हमने व्हीकल यूज कर लिया, एक गाड़ी इस्तेमाल की है, तो वो ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके टायर बड़े बड़े होते हैं तो मिट्टी में चलाना इसको आसान होता है। इसके पीछे जो लगा हुआ है पार्ट, इसे हम कल्टीवेटर कहते हैं। तो इसमें क्या है कि वो जो हो है उसमें एक ही कुदाली है, यहाँ पर कई सारी कुदालियां, कई सारे होज एक साथ लगा दी हैं। तो यहाँ पर खोदने के लिए कई सारे एक साथ पार्ट्स लगे हुए हैं। नजर आ रहा है ना, देखा है ना ये चीज? यस सर। तो इसे हम कल्टीवेटर कहते हैं। ये जो पीछे पार्ट लगा हुआ है ट्रैक्टर के पीछे, ये कल्टीवेटर है। तो इससे एक साथ बड़े एरिया में जल्दी से पूरा मिट्टी तैयार हो जाती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप था। आपको ये स्टेप्स लर्न करने, इसके अंदर क्या क्या किया जाता है उसके लिए डिटेल में लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन उसमें किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं हम, कौन कौन से वो इम्प्लीमेंट्स है, उपकरण है, मशीन्स कौन कौन सी यूज करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, उनके नेम्स पता होने चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद सेकंड स्टेप आ गया सोइंग। सोइंग बुआई। अब बीज आपने डालना है। तो बीज डालने से पहले हमें देखना पड़ता है कि बीज जो है वो सही टाइप के हैं कि नहीं, अच्छे बीज हैं कि नहीं। तो उसके लिए हमें इसके अंदर भी एक स्टेप ये चेक करना पड़ता है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स, अच्छे टाइप के बीज हैं कि नहीं है। तो ये सेलेक्ट कैसे करें, उसके लिए एक एक्टिविटी होती है बहुत कॉमन सी, वो यहाँ पर ये दी हुई है थोड़ा सा, ये एक्टिविटी यहाँ पर कि टेक अ बीकर। ये बीकर लेने की जरूरत नहीं है, सीधा एक सिंपल आप कोई भी बर्तन लो, उसमें पानी ले लो, वाटर, और उसमें थोड़े से बीज डाल के देखो, उनको हिलाओ अच्छे से और थोड़ी देर के लिए रख दो। तो जो खराब बीज होंगे उसका क्या होगा और अच्छे बीज जो होंगे उसका क्या होगा। आप घर में भी देखते होंगे दाल चावल वगैरह जब धोते हैं, तो जो खराब बीज होते हैं वो बीज ही तो है, दाल चावल वगैरह जो है वो बीज है। तो जब उनको पानी में बीज ऊपर आ जाते हाँ, तो हैं, जो भी अच्छे खराब, बीज तो ये है जो खराब बीज होंगे, डैमेज्ड सीड्स होंगे, वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे। तो दे फ्लोट ऑन वाटर, पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। ये आगे क्वेश्चन में भी आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में भी है। तो जो भी खराब बीज होते हैं वो पानी में तैरने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं, और जो अच्छे बीज होते हैं वो पानी के अंदर डूब जाते हैं, वे सिंक हो जाते हैं। तो खराब बीज वो तैरने क्यों लगते हैं, क्योंकि वो खोखले होते हैं, कीड़ों ने खा दिए या टूटे फूटे हैं, तो इस वजह से वो अंदर से खोखले हैं, वो होलो हैं, इस वजह से उनमें हवा होती है, एयर होती है, जिस वजह से वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि बीज हमारे अच्छे हों। अगर सीड्स ही खराब हैं तो फिर हमारी क्रॉप अच्छी नहीं पैदा होगी। तो अच्छे टाइप के बीज होने चाहिए, उसके लिए हमने ये एक्टिविटी करके देखनी होती है। ऐसे नहीं कि पूरी बोरी भर के अगर हम बीज डाल रहे हैं तो पूरी बोरी पानी में डाल दो, लेकिन उसमें से कुछ बीज हम मुट्ठी भर बीज पानी में डालकर चेक कर सकते हैं कि इसमें ज्यादातर बीज खराब हैं या ज्यादातर बीज अच्छे हैं। उसके बाद टूल्स क्या यूज होते हैं, क्या हम इसमें टूल्स इस्तेमाल करते हैं बुआई करने के लिए, क्या क्या औजारों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें एक ये ट्रेडिशनल मेथड आता है, एक तो वो आता है कि हाथ से ही बीज फेंकते हैं, ज्यादातर यही चलता है, लेकिन कुछ ये भी यूज करते हैं, एक फनल जैसी होती है, हल के साथ साथ ये फनल लगा देते हैं साथ में, फनल इस तरह की कीप जैसी, उसमें ऊपर से बीज डालते रहते हैं और ये फनल मिट्टी के अंदर तक जाती है हल के साथ। तो जैसे जैसे हल आगे चलता जाएगा फ्लो, उसके साथ साथ बीज भी नीचे दबते जाएंगे मिट्टी में। ओके, तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है सोइंग का, बुआई का, परंपरागत तरीका। एक नया तरीका ये है, इस मशीन को कहते हैं सीड ड्रिल। हिंदी में भी सीड ड्रिल ही कहते हैं। सीड मतलब बीज, ड्रिल मतलब होता है वैसे छेद करना। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, ये ट्रैक्टर के साथ लगा होगा और ऊपर से इसमें भी फनल होगी इस तरह से, बीज यहाँ से ऑटोमेटिकली गिरते जाएंगे मशीन से, और वो बीज यहाँ से ये पाइप जैसी है इससे होकर नीचे जाएंगे, और यहाँ से ये जो नीचे फ्लो जैसा लगा है, हल की तरह ये लगा हुआ है, इससे खुदाई भी होती जाएगी और यहाँ इसमें छेद होंगे, वहां से बीज गिरते भी जाएंगे। तो बीज बराबर बराबर दूरी पर इसमें से गिरकर लगते रहेंगे। तो इस तरह से हम सोइंग करते हैं, बुआई करते हैं। तो ये यहाँ पर
इसका नेक्स्ट स्टेप था बुआई करने का। ओके, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है Sir, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। हेलो, क्या हुआ? आ रही है मेरी आवाज? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक डालना। तो खेतों में जो है, मिट्टी जो है, उसमें हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं, क्योंकि मिट्टी में जो प्लांट्स हम लगा रहे हैं वो जब ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, तो अपनी जड़ों से न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं। पौधा बढ़ता रहता है, मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स कम होते जाते हैं, जरूरत की चीजें जो पौधों को चाहिए वो कम होती जाती हैं। तो उसको बनाकर रखने के लिए उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। मैन्योर खाद और फर्टिलाइजर्स उर्वरक। खाद होती है जो गोबर वगैरह से बनती है, जो भी सड़े गले पत्ते वगैरह होते हैं, गोबर होती है, उससे हम खाद बनाते हैं, मैन्योर, तो वो डालते हैं। और साथ में उर्वरक डाले जाते हैं जो मार्केट से हमें खरीदना पड़ता है। खाद ही बोल देते हैं हम उसको कॉमन लैंग्वेज में, लेकिन उर्वरक होती है वो केमिकल से बनी होती है। तो वो केमिकल फर्टिलाइजर्स हमें डालने पड़ते हैं इसमें। उर्वरक जो है ये केमिकल होते हैं, ये केमिकल खाद है, रासायनिक खाद है, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो। इसको आप बाजार से खरीदते हो। इसका एक कॉमन एग्जांपल है यूरिया। एक वाइट कलर का दाने दाने से होते हैं, चीनी जैसा ही नजर आते हैं, जो खेतों में खाद डालते हैं, देखिए आप लोगों ने। Yes, sir. तो वो है Yes, sir. यूरिया, वो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है। तो खाद जो है वो यूज की जाती है, साथ में ये उर्वरक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। ये जो है मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं ताकि पौधे अच्छे से उगें। यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन भी आता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताओ। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में डिफरेंस क्या है? तो उसके लिए यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है, पूरा का पूरा आंसर सेम यहीं से ये बन जाएगा। इस तरफ ये फर्टिलाइजर्स दिए और यहाँ पर ये मैन्योर दी हुई है, उर्वरक और खाद। तो ये फर्टिलाइजर जो है ये मैन मेड है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। इनऑर्गेनिक है, केमिकल से बना होता है, और इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक, मतलब इसमें कार्बन नहीं होता है। जो भी हम प्लांट से, काउ डंग से, गाय के गोबर से बना रहे हैं, वो खाद जो है उसमें कार्बन होता है बहुत ज्यादा। ये इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक है, इसमें कार्बन नहीं होता है। ऑर्गेनिक वो चीज होती है जो जिंदा चीजों से बने, तो एनिमल से, प्लांट से बन रही है वो ऑर्गेनिक होगी, और जो केमिकल से बन रही है, अदर केमिकल से, वो इनऑर्गेनिक होगी, अकार्बनिक। तो यहाँ पर ये इनऑर्गेनिक है। दूसरा है मैन्योर। क्या है? मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस है, ये हम नहीं बनाते हैं, नेचर में बनता है। कैसे बनता है? डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज से। तो गोबर और प्लांट्स के जो भी रेड्यूज हैं, बचे खुचे पदार्थ, उनसे बनता है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्री में तैयार होते हैं। और मैन्योर ये फील्ड्स में, खेतों में बनता है, खाद जो बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। इससे सॉइल को ह्यूमस नहीं मिलता। ह्यूमस हमने क्लास 7th में किया हुआ है। ह्यूमस मिट्टी में वो जो भी गीलापन है, जो भी हम प्लांट की या काउ डंग की जो भी खाद डालते हैं, उससे ह्यूमस, जो टॉप लेयर है मिट्टी की, वो बनती है। तो वो फर्टिलाइजर्स से नहीं बनती है, वो खाद से बनती है, मैन्योर से। मैन्योर्स प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, सॉइल को ये मिट्टी को ह्यूमस देते हैं। और लास्ट पॉइंट है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो पौधों के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, वो इससे मिलते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर से, उर्वरकों से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ये यहाँ से मिलते हैं। लेकिन ये जो मैन्योर है, खाद, इसमें ये चीजें नहीं है, ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स इसमें नहीं होता है। इसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इसलिए हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है और इसकी भी। दोनों को हमें दोनों का प्रोपोर्शनली यूज करना पड़ता है, ताकि अच्छे से हमारे जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, वो उग सकें, ग्रो कर पाए। यहाँ पर एडवांटेजेस भी दी हुई है मैन्योर की, खाद की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाती है मिट्टी की, मिट्टी में पानी कितना होल्ड होगा वो खाद से डिपेंड करता है। अगर खाद अच्छी डाली है तो उसमें पानी रहेगा, मिट्टी गीली रहेगी, ज्यादा आपको उसमें बार बार पानी देना नहीं पड़ेगा। इट मेक्स द सॉइल पोरस,
ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। तो इससे मिट्टी जो है वो सॉफ्ट बनती है, पोरस बनती है, उसमें आसानी से गैसेस अंदर जा सकती हैं, जिससे कि जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज इजीली हो, आसानी से हो, क्योंकि पौधों की जड़ों को भी गैसेस की जरूरत होती है, तो वो गैसें आसानी से उसको मिल पाए। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। उसमें फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स को सूक्ष्म जीव भी कहते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु। तो वो जो छोटे जीव हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, तो वो इंक्रीज होते हैं, वो बढ़ते हैं मैन्योर से, खाद से। और लास्ट पॉइंट, इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। मिट्टी जो है उसके टेक्सचर को भी ये इम्प्रूव करता है। टेक्सचर मतलब होता है गठन, बोलते हैं इसको हिंदी में। मिट्टी में क्या क्या चीजें मिक्स हैं। मिट्टी अगर आप सिंपल ऐसी देखो तो वो रेतीली जैसी होती है, सूखी सी होती है, हाथ डालने से वो सॉफ्ट बनती है। उसका टेक्सचर, आप टेक्सचर छूने से जो महसूस होता है, देखने से जो महसूस होता है, उसको हम कहते हैं, तो वो भी इम्प्रूव होता है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको डाला जाता है और फर्टिलाइजर्स को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इरिगेशन। इरिगेशन, सिंचाई। सबसे पहला यही आता है यहाँ पर पॉइंट कि इरिगेशन होता क्या है। तो इरिगेशन क्या है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो समय समय पर जब हमें पानी की जरूरत होती है पौधों को, उसको पानी देना, उसको हम कहते हैं इरिगेशन, सिंचाई। तो यहाँ जब क्वेश्चन आएगा सिंचाई किसे कहते हैं, तो आपने ये बताना है यहाँ पर, रेगुलर इंटरवल्स में वाटर की सप्लाई जो की जाती है क्रॉप्स को, उसे हम इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, निश्चित अंतराल में खेतों को पानी दिया जाता है, इसको हम सिंचाई कहते हैं। अब ये सोर्सेज कहाँ क्या होंगे इसके, वो आ गया यहाँ पर। ये सिंचाई जो करनी है वो कैसे करोगे, उसके लिए सोर्सेज कहाँ से मिलेगा पानी, उसके जल के स्रोत क्या हैं। तो वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनल्स एटसेट्रा, ये हो सकते हैं सारे, नदी, नाले, कुएं, तालाब वगैरह। साथ में ट्यूबवेल्स जो होती हैं, जमीन से खोद कर पानी निकाला जाता है। डैम्स हो सकते हैं, बांध वगैरह, नहरें हो सकती हैं, तो वहां से वो पानी दिया जाता है पौधों को। ठीक है, लेकिन इससे पानी देने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो यहाँ पर हमने मेन सीखने हैं। तो 2 टाइप्स के हैं यहाँ पर। एक ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने परंपरागत, पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। तो वो क्या तरीके हैं, उसमें पानी निकाला जाता है, जैसे मान लो आपने यहाँ से कुएं से पानी निकाला और उसको फिर डाल दिया जमीन में, वो बहकर पूरे खेत में फैल गया। ठीक है, ये जो है मेथड, इसे हम मोट कहते हैं, हिंदी में मोट ये इस मेथड को मोट कहते हैं। इसमें बस हाथों से पानी निकाला जा रहा है और जमीन में फैलाया जा रहा है। उसके बाद ये चेन पंपिंग है। इसमें गोल ये व्हील सा लगा है और इसमें बकेट्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, और इसको ये खींच रहे हैं और उससे फिर ये पानी निकल रहा है और पानी को फिर आगे यहाँ पर बहाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये रहट। हिंदी में रहट, हिंदी का वर्ड है वैसे ये रहट। इसमें भी वही है जैसे वहां पर था, इसमें भी बकेट्स लगी हुई हैं पूरे में ये, और इसको घुमाने के लिए कैटल्स का, जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। ये जानवर घूमते जाते हैं और इससे फिर ये व्हील घूमता है और बकेट्स में पानी भरता जाता है एक साइड से, और दूसरी साइड से ये नीचे यहाँ पर गिरता जाएगा, और यहाँ से आप नहर जैसी बनाकर इसको पूरे खेत में फैला सकते हो। तो ये एक तरीका आ गया यहाँ पर। फिर एक तरीका और है, वो यहाँ पर ये दिया हुआ मेथड, ढेकली। इसमें भी पानी निकालने का ये अलग तरीका है। बस पानी जो निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए ये लकड़ी की यहाँ पर एक स्टिक जैसी मोटा रॉड यूज कर रहे हैं और उससे ये नीचे गिरा रहे हैं बकेट को, फिर ऊपर ले रहे हैं, फिर पानी जो आ रहा है उसको फिर जमीन में फैला रहे हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ये सारे इरिगेशन के, सिंचाई करने के परंपरागत तरीके हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सीधा खेत में पानी फैला रहे हैं, लेकिन इसमें पानी की वेस्टेज, वाटर वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। पानी जो है वो ज्यादा बर्बाद चला जाता है, यूज कम होता है उसका, बाकी सारा वेस्ट हो रहा है। बहुत ज्यादा पानी इसमें लगता है खेतों में इस तरह से डालने में। ज्यादातर हम यही करते हैं, आप लोग भी खेतों में इसी तरह के इरिगेशन का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन इसमें वेस्टेज ज्यादा होती है। तो उस वेस्टेज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें मॉडर्न मेथड्स यूज कर सकते हैं, नए तरीके, आधुनिक तरीके सिंचाई के जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 2 मेथड्स हैं यहाँ पर, एक स्प्रिंकलर सिस्टम और सेकंड वन इज ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि पानी निकाला, फिर उसको
इस तरह से पूरा पाइपलाइन फैलाई होती है पूरे खेत में, और उसमें जगह जगह पर ऊपर की तरफ ये इस तरह से नोजल्स लगाई होती हैं, स्प्रिंकलर कहते हैं इसको, छिड़काव करने के लिए। तो यहाँ से फिर पानी निकलता है, बूंद बूंद करके चारों तरफ फैलता है, ये छिड़काव होता है इससे। तो एक पूरे एरिया में ये पूरे में छिड़काव होता है। इसमें पानी कम लगता है, पानी की वेस्टेज ज्यादा नहीं होती है, तो पानी बचाने का एक तरीका है ये। वाटर वेस्टेज नहीं होती, पानी पूरे में अच्छे से छिड़काव किया जाएगा। आजकल इसका यूज भी करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ये देखा है कि नहीं देखा है इस तरह का सिस्टम? यस सर। तो पानी के लिए छिड़काव के लिए नोजल्स लगी होती है, वहां से चारों तरफ ही घूमता है और छिड़काव करता है। तो ये थोड़े थोड़े गैप में इस तरह से लगाया जाता है। सेकंड है, इससे भी एडवांस, इससे भी अच्छा तरीका है जिससे पानी और बचता है, वो है ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, ड्रिप यानी कि बूंद बूंद करके गिरना, हिंदी में भी इसको ड्रिप सिस्टम ही लिखेंगे, ड्रिप तंत्र। इसमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें भी पाइप लगाया जाएगा, पाइप का पूरे में जाल फैलाया जाता है पूरे खेत में, और इसमें बीच में छोटे छोटे छेद रखे जाते हैं। कहाँ कहाँ? पौधों की जड़ों के पास। ये पाइप खेत में फैला दिए जाते हैं पूरे लाइन से, और बीच में छोटे छोटे होल्स रखे जाते हैं। कहाँ पर? सिर्फ पौधों की जड़ों के पास। पौधे दूर दूर लगे होते हैं, बिल्कुल पास पास तो होते नहीं है, तो इसको यहाँ जहां पर प्लांट को जरूरत है वहां पर एक छोटा सा होल रखा है, वहां से बूंद बूंद करके ड्रॉप बाय ड्रॉप ये गिरता रहेगा पानी। तो इस तरह के सिस्टम को ड्रिप सिस्टम कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इससे क्या होता है कि बूंद बूंद करके पौधों को मिल रहा है पानी, इसलिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, और सीधा डायरेक्ट जड़ों को मिल रहा है। इससे मिट्टी के ऊपर पानी नहीं फैलेगा, वो मिट्टी के ऊपर जो पानी आप फैलाते हैं वो सारा का सारा सूख जाता है और वो वेस्ट हो जाता है, प्लांट्स को बहुत कम मिल पाता है। इससे धीरे धीरे निकलेगा और जितना प्लांट को जरूरत है उतना प्लांट को मिलता रहेगा। तो ये बेस्ट मेथड होता है ड्रिप सिस्टम। ओके, तो ये यहाँ पर आएगा ड्रिप इरिगेशन क्या है, मॉडर्न मेथड। ड्रिप इरिगेशन भी आएगा और दूसरा स्प्रिंकलर सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स होते हैं जो ऐसे पौधे उग गए हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, ऐसे प्लांट्स को वीड्स कहते हैं, खरपतवार कहते हैं हिंदी में। तो उससे कैसे सुरक्षा करें, प्रोटेक्शन करें, वो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो जो भी घास वगैरह उग जाती है एक्स्ट्रा जो हमें नहीं चाहिए, वो जो भी हमने खाद डाली है उसको वही लेते रहते हैं, और फैलने के लिए भी प्लांट्स को, जो हमने क्रॉप लगाई है फसल, उसको जगह कम मिलती है, तो उसको हमें हटाना पड़ता है। तो वो जितने भी वीड्स हैं, खरपतवार, उनको हटाने का जो मेथड है उसे हम निराई कहते हैं, निराई हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं वीडिंग। ये द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। ये जो भी खरपतवार है उनको निकालने का जो प्रोसेस है, निकालने की प्रक्रिया, उसे वीडिंग कहते हैं, निराई कहते हैं हिंदी में, निराई। कैसे निकालते हैं वो बताओ आप लोग। हमारे खेत में फसल लगी हुई है और साथ में और घास वगैरह भी उग रही है, तो उस घास को कैसे हटाते हैं? कैसे हटाते हैं आप लोग? घास को तालते हैं। हाँ, तो इसको हाथ से ही करते हैं ज्यादातर, हाथ से वो उखाड़नी पड़ती है। या एक और तरीका है, हाथ से उखाड़ना और खुरपी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वो तो है ही। उसके अलावा एक और तरीका है, उसमें हम केमिकल्स का यूज करते हैं। कुछ खास केमिकल है, रसायन हैं, उन्हें हम वीडीसाइड कहते हैं, वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, खरपतवार नाशी। तो पौधे उगे उनको खत्म करने के लिए, उन घास फूस को खत्म करने के लिए हम केमिकल्स यूज करते हैं, उनका स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं। उसका एक एग्जांपल है, उसका नेम है ये 2,4-D। 2,4-D ये उस केमिकल का नाम है, ठीक है। तो ये केमिकल बाजार में मिलता है मार्केट में, उसका हम पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे करते हैं, उससे वो घास वगैरह सारी खत्म हो जाती है। तो ये नेक्स्ट प्रोसेस था वीडिंग। तो खरपतवार वगैरह हमने खत्म कर दी, उसके लिए यहाँ पर ये दिखाया हुआ इस तरह से स्प्रे की जाती है, और वो जो भी वीड्स भी होते हैं, खरपतवार, वो खत्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग। जब हमारी फसल पक गई उसको हम काटते हैं, तो हिंदी में कटाई, इंग्लिश में हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है? द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल पक जाती है
उसको काटने की जो प्रक्रिया है उसे हम कटाई कहते हैं। कटाई करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो आप? ये इस्तेमाल करते हैं ना? क्या कहते हैं? सिकल या दराती, हिंदी में दराती कह देते हैं। तो इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये काफी स्लो होता है, हाथ से करना पड़ता है। इसके अलावा आजकल मशीन्स का भी इस्तेमाल होता है। मशीन का इस्तेमाल भी किया जाता है जिसमें ऑटोमेटिकली ये कटती जाती है। तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पर है, ये कंबाइन कहते हैं इस मशीन को। ठीक है, कटाई में दो पार्ट्स आते हैं। एक, जैसे मान लो आपने गेहूं की फसल उगाई, उसको आपने काट लिया, चाहे इससे काटा चाहे मशीन से काटा। काटने के बाद वो पौधे काटे आपने, उसमें से अनाज कैसे निकालते हो आप? गेहूं के दाने कैसे निकालते हो? सर उसको ट्रैक्टर में तो एक मशीन के साथ आता है, उस मशीन में डालते हो, उसमें से भूसा अलग हो जाता है और उसके दाने अलग हो जाते हैं, होता है ना ऐसे? यस सर। तो उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशर। जो मशीन लगी होती है उसको थ्रेशर कहते हैं, हिंदी में भी थ्रेशर और थ्रेशिंग उस प्रोसेस को। तो थ्रेशिंग करनी पड़ती है, वो जो भी आपने काटी फसल उसको ले जाकर आपको थ्रेशर में डालना पड़ता है। थ्रेशर जो है उसमें से भूसा जो है उसकी स्टिक्स उसको अलग कर देता है और उसके जो सीड्स हैं वो अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। तो हमें 2 स्टेप्स करने पड़ते हैं। फर्स्ट जो है हमें काटना पड़ता है, कटिंग करनी पड़ती है उसकी, ठीक है। और सेकंड है थ्रेशिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और अब जो है बहुत बड़े बड़े अगर खेत हों तो उसमें हम इस तरह की मशीन इस्तेमाल करते हैं, इसे हम कंबाइन कहते हैं। इसमें दोनों चीजें एक साथ होती हैं, इसलिए नेम इसका कंबाइन है। कंबाइंड, इसमें दोनों काम हो जाते हैं। ये फसल को काटता भी जाता है, काट के में अंदर थ्रेशर होता है, उससे भूसा अलग हो जाता है और दाने भी अलग होते रहते हैं साथ साथ ही। तो काफी बड़ी मशीन होती है, दोनों चीजें इसमें साथ साथ हो जाती हैं। ओके, तो ये स्टेप था यहाँ पर हार्वेस्टिंग। वो थ्रेशिंग का जो एग्जांपल है वो यहाँ पर दिया हुआ है। जो नॉर्मल थ्रेशर्स यूज होते हैं उसमें इस तरह की मशीन होती है, उसमें विनोइंग का प्रोसेस यूज होता है। ये पीछे हमने पिछली क्लास में किया हुआ है विनोइंग। तो उसमें हवा के प्रेशर से जो है वो भूसा अलग हो जाता है और दाने अलग हो जाते हैं। तो वो विनोइंग, या हिंदी में इसे हमने वातन कहा था, नहीं क्या कहा था, निष्पावन, निष्पावन कहा था शायद। तो वो आपका यहाँ पर होता है। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है स्टोरेज। तो जितने भी हमने फसल काटी, उसकी हमने थ्रेशिंग कर दी, उसके बाद हमें उसको स्टोरेज करनी है, भंडारण करना है। और स्टोर करके ऐसे रखना है ताकि वो खराब भी ना हो, सड़े भी ना। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो है वो उसको खराब ना करते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, रैट्स वगैरह, चूहे वगैरह उसको खराब ना करते हैं। पानी से बचा कर रखना है, बारिश वगैरह से बचा कर रखना है। तो उसके लिए हमें उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो आप घरों में भी स्टोर करते होगे तो ड्रम वगैरह में डालते हैं, फिर साथ में उसमें कुछ आपको केमिकल उसमें डालने पड़ते हैं, दवाई वगैरह डालनी पड़ती है ताकि वो उसमें कीड़ा वगैरह ना लगे, इंसेक्ट्स ना लगे। डालते हैं ना? यस सर। तो उस तरह से स्टोर करके रखा जाता है। वही काम जब बड़े लेवल पर होता है, लार्ज स्केल में होता है, तो उसके लिए इस तरह के बने होते हैं स्टोरेज करने के लिए। इस तरह की बड़े बड़े एरिया बने होते हैं और इसमें ये बड़े बड़े ड्रम है। एक तरीके से देख लो कितने बड़े ड्रम है, ये देख लो नीचे ये कार्स वगैरह रखी हैं उससे कितने बड़े हैं। तो काफी बड़े बड़े बिल्डिंग के जैसे ये बड़े बड़े एक तरीके से ड्रम्स होते हैं। इन्हें हम कहते हैं साइलोज। साइलोज, एक है तो साइलो कहते हैं, और जब कई सारे हैं तो साइलोज। ये अलग अलग साइलोज हैं यहाँ काफी सारे। ओके, तो इसमें रखते हैं। और इसके अलावा अलग तरीका होता है, ये इस तरह से भी रखा जाता है इनको। इसको ग्रेनरी कहते हैं, ग्रेनरी, भंडारण गृह। तो भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए हम इस तरह से बोरियों के अंदर बंद करके पूरा इसको बोरियों में पैक करके भी रखते हैं। तो बोरियों में वहां रखते हैं जहां से सप्लाई होना, लेकिन उससे पहले जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऐसे बने होते हैं साइलोस, उसमें रखा जाता है। क्लियर ये बात? यस सर। तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का था, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो 7 स्टेप्स हमने यहाँ कंप्लीट किए। उसके बाद लास्ट एक टॉपिक यहाँ और है, फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से भी हमें फूड मिलता है। तो उसमें क्या क्या है, वो एनिमल्स, मिल्क मिलता है आपको, एग्स मिलते हैं, मीट मिलता है। तो वो सारा आप यहाँ लिख सकते हो, और वो सोर्सेज क्या है उसके।
तो वो आपको सामने लिखने हैं यहाँ पर। कहाँ से मिलता है मिल्क, कहाँ से मिलता है, तो ये यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ। एग्स कहाँ से मिलते हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। मीट कहाँ से मिलता है। इसके अलावा और कुछ तो नहीं ऐसा कोई एनिमल से मिलता है? मिल्क, एग्स, मीट, इसके अलावा? सर ऊन। हम्म? खाने ऊन की चीज, फूड की बात करें, फूड। और क्या फूड? सर बटर। सर बटर कर्ड। मिल्क मिलता है, मिल्क से हम बटर बना लेते हैं, बटर डायरेक्टली नहीं मिलता। एक और चीज है, क्लास 6 से हम पढ़ रहे हैं, हनी। हनी। हनी, शहद। तो वो भी आप लिख सकते हो, वो कहाँ से मिलता है वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो एनिमल से भी हमें कुछ फूड आइटम्स मिलती हैं। ये जो भी काम किया जाता है जिनसे मिलता है, उनको पालने की जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री हिंदी में कहते हैं पशुपालन। तो जो लोग खेती बाड़ी करते हैं वो साथ में एनिमल्स भी पालते हैं, पशुपालन भी करते हैं साथ में, ज्यादातर लोग। क्यों? क्योंकि इससे भी हमें फूड मिलता है और ये फूड की सप्लाई होती है। ये भी एक अच्छा बिजनेस होता है एज ए। तो इसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। तो ये भी यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक साथ में था। ओके, यहाँ पर बस ये आपने जो मेन वर्ड यही है, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, ये आपने लर्न करना है। और कौन कौन से इसमें होते हैं फूड आइटम्स, कौन कौन सी मिलती हैं वो आ जाएगा यहाँ पर। एक फिश और आ सकता है इसमें, फिश, तो वो भी आप। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कीवर्ड्स हैं यहाँ पर कुछ जो हमने शब्द सीखे, वो प्रमुख शब्द यहाँ पर ये दिए हैं। यहाँ से आपको काफी सारी चीजों का समझ में आ जाएगा। बाकी व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या क्या सीखा, वो यहाँ पर है। क्वेश्चंस के आंसर्स ज्यादातर यहीं से मिल जाएंगे। तो यहाँ जो भी मैं रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करूंगा उसको आपने एक बार फिर देखना है, और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर जो है इनको बुक में ढूंढने की कोशिश करनी है, और फिर उसको रफ में करना है। ये रफ में करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें वही 7 स्टेप्स दिए हुए हैं, आगे पीछे हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, वो आपने यहाँ पर इसमें इसको अरेंज करना है। तो जो क्वेश्चंस आप इनमें से कर पाओ उनको करना और सेंड करना आज ही, और बाकी हम ट्यूसडे को जब मिलेंगे तब इसके फिर क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेंगे। ओके, अभी आपने रफ में करना। यस सर। तो इतना मैच के लिए अब इसमें समझ में आया ठीक से कि नहीं आया? ये सारा का सारा प्रोसेस वही थी जो आप अपने खेतों में देखते, इसलिए इसको ऐसे लर्न करने के बजाय अगर आप प्रैक्टिकली इसको समझकर वैसे आप लर्न करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पूछो जल्दी से इसमें। हो गया चैप्टर? यस सर। ठीक है, साइंस की क्लास थोड़ा सा लंबी चलेगी क्योंकि एक चैप्टर हम पार्ट्स में करेंगे तो कई सारे दिन लग जाएंगे। तो इसलिए साइंस जो है उसमें हम जो चैप्टर समझने वाली क्लास होगी वो एक ही में कर लिया करेंगे कंप्लीट। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई ज्यादा लंबे चैप्टर्स होंगे तो उसको 2 पार्ट्स में कर लिया करेंगे, वरना हम कोशिश करेंगे कि एक में वो कंप्लीट हो जाए, फिर क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम अलग क्लास निकालेंगे। ओके सर कल लगेगी क्लास सर? कल हमारी कोडिंग की क्लास लगेगी बस एक ही। ओके, बाकी मंडे को हम मैथ्स करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं।